दोस्तों आज हम लोग इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज स्टार्ट किए हैं उसमें फंडामेंटल राइट जो टॉपिक चल रहा है अभी, इस फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक के पार्ट 4 को कवर करने की कोशिश करेंगे। और ऑलमोस्ट ये आज का जो लेक्चर होगा ये फंडामेंटल राइट के टॉपिक का लास्ट लेक्चर होगा, यानी ये लास्ट पार्ट है, पार्ट 4। ओके, अभी तक हम लोगों ने फंडामेंटल राइट के टॉपिक को 3 पार्ट मतलब इसके 3 पार्ट को कवर कर रखा है, पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें काफ़ी ज़्यादा सवाल आता है अक्सर हर सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में, तो इसलिए थोड़ा सा ये लेंदी हो गया था। इसको हम लोग 4 पार्ट में कवर करने की कोशिश किए हैं और ये आज इसका फाइनल है। ओके, तो आज के टॉपिक को जो शुरुआत करेंगे इसमें बेसिकली आपको रेट के बारे में देखने को मिलेगा और कुछ टॉपिक मतलब कुछ मिसलेनियस टाइप के सवाल आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि कौन सा आर्टिकल किस प्रोविज़न को आपको मतलब गारंटी देता है। इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो मूव करते हैं आज के टॉपिक के पहले सवाल की तरफ, क्योंकि ऑलरेडी इसके जो बेसिक पॉइंट है या जो फैक्चुअल या कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है वो ऑलरेडी हम लोगों ने कई बार डिस्कस कर रखा है। 3 पार्ट में हम लोगों ने कई बार इसका रिवीजन भी कर रखा है। ओके, तो जो आज लास्ट आपका ये पार्ट देखने को मिलेगा इसमें हम लोग सीधे सवाल पे आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत टाइम इस पर दे रखा है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बात करने की कोई औचित्य बनता नहीं है। तो सीधे चलते हैं हम लोग आज के लेक्चर के पहले सवाल की तरफ। ओके, तो आज का जो पहला सवाल है स्टूडेंट, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, इसके बारे में कह रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि लेफ्ट साइड जो है ये बेसिकली आपको रेट के बारे में दे रखा है कि कौन सा रेट है ये, और ये बेसिकली उसकी लिटरल मीनिंग की बात कर रहा है। लिटरल मीनिंग जो उसका शाब्दिक अर्थ होगा उसकी बात कर रहा है। और जो भी ये यहाँ पे आपको टर्म देखने को मिला है ये इसमें, ये बेसिकली लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में आपसे ये इसकी लिटरल मीनिंग की बात कर लेता है कि इसका मतलब क्या होता है। तो थोड़ा सा हम लोग इस पर डिटेल में अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आप कह लीजिए अगर टॉपिक है। अगर रेट के बारे में बात किया जाए, रेट यहाँ पे रेट्स लिख दे रहा हूँ क्योंकि एक से ज़्यादा रेट हैं। ओके, तो रेट्स की अगर बात किया जाए तो इसका मतलब क्या होता है, तो बेसिकली यह एक तरीके की रेमेडी होती है, एक तरीके का कानूनी प्रावधान है जो कि हमको ये बेसिकली सुरक्षा प्रदान करता है। तो किससे सुरक्षा प्रदान करता है, जब भी हमारे संविधान के द्वारा हमें दिए गए फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है या उसका हनन होता है, तो ये रिट जो है ये हमें ये सुरक्षा प्रदान करता है कि हम डायरेक्टली कोर्ट में जाके अपनी बात को रख सकें, अपनी बात को कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर सकें, जिससे क्या होगा कि कोर्ट हमारी बात को सुनेगा और हमें एक तरीके का आप कह लीजिए कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो रिट की अगर हम लोग बात करें तो ये 2 कोर्ट आपको मतलब इस बारे में 2 कोर्ट आपको सुन सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट, इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो हाई कोर्ट्स, तो बेसिकली उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, तो ये दोनों के पास ये पावर होती है कि ये हमारे रिट का या हमारे फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन को प्रोटेक्ट करने की बात, ये लोग हमारी बात को सुन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात किया जाए तो ये अंडर आर्टिकल 32 के द्वारा इसको ये अधिकार मिला है। और हाई कोर्ट्स की अगर बात किया जाए तो हाई कोर्ट्स के पास ये अंडर आर्टिकल 226 के तहत इसको अधिकार मिला है। कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास अगर आप जाएंगे तो आपके पास जो फंडामेंटल राइट्स, जो आर्टिकल या जो अनुच्छेद आपको ये अधिकार देता है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाके अपनी बात को रख सकें, तो वो आर्टिकल 32 होगा। इसी आर्टिकल को BR अम्बेडकर साहब ने, भीमराव जी अम्बेडकर साहब ने इसी आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और अगर आप मूव करना चाह रहे हैं हाई कोर्ट में अपनी बात को रखने के लिए तो आप अंडर आर्टिकल 226 के तहत जा सकते हैं। एक पॉइंट, बेसिक पॉइंट है, मैं आपको यहाँ पे बता देने की कोशिश करता हूँ। आर्टिकल 32 जो कि सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश देता है कि वो आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करे, तो सुप्रीम कोर्ट इसके लिए बाउंड होता है। कहने का मतलब है कि आप जब जाएंगे तो वो डिनाई नहीं कर सकता कि हम आपकी बात को नहीं सुनेंगे, यानी कांट डिनाई, यानी बेसिकली वो बाउंड होता है। और हाई कोर्ट की बात करें तो ये बाउंड नहीं होता, इट कैन, मतलब हाई कोर्ट कैन डिनाई। ओके, ये
पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, कभी कभी वन लाइनर के सवाल में ये पूछ लिया जाता है। तो रिट की अगर हम लोग बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो बाउंड होता है आपकी बात को सुनने के लिए, जबकि हाई कोर्ट इसके लिए बाउंड नहीं होता, यानी वो इसे नहीं सुन सकता, आपको मना भी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं मना कर सकता। ओके, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट हो गया। अगर रिट की बात किया जाए तो हमारे संविधान में ये 5 तरीके के हैं, 5 टाइप के रिट आपको देखने को मिलेंगे, 5 टाइप्स ऑफ रिट। ओके, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को आपके फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्ट करने की बात इनके तहत की जा सकती है। ओके, तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा रिट है। तो पहला रिट आपका जो देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस। दूसरा जो मिलेगा, मैं एक चार्ट बना दे रहा हूँ, इस चार्ट को आप लोग थोड़ा सा मेमोराइज करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अक्सर सवाल आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। ओके, हैबियस कॉर्पस हो गया, फिर आपका दूसरा जो हो गया मैंडेमस हो गया, तीसरा जो रिट आपको देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा सर्टियोरेरी। ओके, चौथे रिट की अगर हम लोग बात करें तो ये हो गया आपका प्रोहिबिशन। जस्ट अ मिनट, प्रोहिबिशन। और जो पांचवा रिट है आपका क्यो वारंटो। हमारे संविधान के द्वारा अंडर आर्टिकल 32 के तहत जो रेट आपको मिलती हैं, यही 5 तरीके के रेट आपको देखने को मिलेंगी। ओके, अब हम लोग ये हैबियस कॉर्पस में इस साइड रेट लिख दे रहा हूँ और इस साइड इसके लिटरल मीनिंग की बात कर दे रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी मैच कराने को दे देता है लिटरल मीनिंग। ओके, तो हैबियस कॉर्पस का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है बेसिकली अगर देखा जाए तो ये हमें बेसिकली जो कहता है, इसकी मीनिंग जो होती है वो होती है ब्रिंग दी बॉडी। एक तो मतलब ये होता है, या इसी का एक मतलब और होता है टू हैव बॉडी ऑफ। कभी कभी डायरेक्टली मैच कराने की दे देता है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। मैंडेमस की अगर बात किया जाए तो ये कहता है, इसकी मीनिंग जो होती है वी कमांड। सर्टियोरेरी की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, यानी प्रमाणित किया जाता है। ओके, प्रोहिबिशन की अगर बात करें तो इसका मतलब लिटरल मीनिंग जो होता है वो होता है टू फॉरबिड। और पांचवा जो है क्यो वारंटो, इसका मतलब होता है बाई व्हाट अथॉरिटी, बाई व्हाट अथॉरिटी। ओके, ये हो गया इसका लिटरल मीनिंग, यानी कहने का मतलब है कि इनके जो शाब्दिक अर्थ हैं, इनके मतलब जो मीनिंग निकलते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करते हैं कि हैबियस कॉर्पस में क्या होता है, मैंडेमस में क्या होता है, ये सब में इसकी जो फीचर होते हैं। अगर एक एक करके हम यहीं भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हैबियस कॉर्पस के बारे में देखा जाए स्टूडेंट, जो पहला रेट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेट है, तो इसमें होता क्या है, यदि यह बेसिकली ऐसे इंसान को प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, यानी हैबियस कॉर्पस का यूज कब किया जाता है, अगर आपसे सवाल आए तो बेसिकली यह ऐसे इंसान की प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है जिसे इलीगली डिटेन कर लिया गया होगा। सपोज कीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग पहले उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप रोड पर घूम रहे हैं और पुलिस आई और आपको उठा ली। कहने का मतलब है कि इलीगली आपको गिरफ्तार कर ली, इलीगली आपको डिटेन कर लिया, तो आपके पास क्या चारा होगा, यानी आपके पास कोई चारा नहीं है कि मतलब आप तो फाइनली डिटेन कर लिए गए हैं, आप गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो बेसिकली जो हैबियस कॉर्पस होता है, जो ये रिट होता है, ये बेसिकली हमें आपको इसी चीज़ से सुरक्षा प्रदान करता है। कहने का मतलब है कि जब भी कोई इंसान को इलीगली डिटेन कर लिया जाता है तो उसी से हैबियस कॉर्पस बचाता है। तो इसमें होता क्या है, तो इसमें होता है कि जैसे कोई पर्सन है, अगर उसको डिटेन कर लिया गया है पुलिस के द्वारा, तो आप तो पुलिस के अंडर कस्टडी में हैं, तो आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके जानने वाले कोर्ट में जाके आप मतलब कोर्ट के सामने ये बता सकते हैं कि आप इलीगली डिटेन किए गए हैं, आप उसमें कोई उस अधिकार मतलब उस आपके लिए अपराध में शामिल नहीं है जिस चीज़ के लिए पुलिस आपको खोजी है, इलीगली आपको डिटेन कर लिया है। ओके, तो आपको बचाने का काम जो करेगा वो कोर्ट करेगा। तो बेसिकली जो हैबियस कॉर्पस है, जब भी आप इलीगली डिटेन कर लिए जाएंगे तो उससे आपको बचाने की
कोशिश करता है। ओके, तो कोर्ट ये सामने पूछेगा नहीं भाई, आपसे प्रूफ मांगेगा जो भी आपको डिटेन किया है। जैसे पब्लिक ऑफिशियल हो गया, मैंने पुलिस का एग्जांपल लिया था, वो भी एक पब्लिक ऑफिशियल के कैटेगरी में आते हैं। तो पुलिस से वो सवाल जवाब करेगा, कोर्ट ये पूछेगा कि आप किस मैटर में इस पर्टिकुलर इंसान को गिरफ्तार किए हैं भाई, तो आप बताएंगे। अगर आप बताएंगे तो मतलब ये तो देखा जाएगा ना कि आप लीगली तरीके से डिटेन किए हैं या इलीगली तरीके से डिटेन किए हैं। तो जब भी आपको इलीगली डिटेन किया जाएगा तो हैबियस कॉर्पस ही वो रिट है जिसके तहत आपको बचाया जा सकता है। ओके, आज के समय में देखा जाए तो इसका बहुतायत रूप में यूज किया जा सकता है, क्योंकि आज के समय में पुलिस मनमाने तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि मतलब कुछ भी कर रहा है। यहाँ पे बोलना ठीक तो नहीं होगा, बट आप सभी लोग इतने मैच्योर तो हो ही गए हैं कि हर चीज़ को समझ रहे होंगे। ओके, तो जब भी किसी इंसान को इलीगली डिटेन किया जाए या इलीगली गिरफ्तार किया जाए, वो किसी अपराध में शामिल भी ना हो, इसके बजाय आपको फ़ोटो देख के मतलब ये होगा कि चलो भाई पुलिस ने एक स्क्रैच बनवा लिया है और आपको मतलब उस मतलब जिस पर्सन को इलीगल मतलब गिरफ्तार करने के लिए वो लोग छानबीन कर रहे हैं, खोज रहे हैं उनको, और आपका चेहरा हल्का मिलता जुलता दिखा और आप ही को उठा लिए, जबकि आपसे उस केस से आपका कोई लेना देना भी नहीं है। तो बेसिकली यही जो हैबियस कॉर्पस है, यही आपको उस पर्टिकुलर कंडीशन से या उस सिनेरियो से आपको बचाने का काम करेगा। ओके, और इसे किसके द्वारा पेश किया जा सकता है? इसे आपके रिलेटिव के द्वारा, आपके जानने पहचानने के द्वारा। बेसिकली कहने का मतलब है आपको जो बचा सकते हैं, आपके जो शुभचिंतक होंगे उनके द्वारा पेश किया जाएगा, और कोर्ट इस बात को सुनेगी, इस दलील को सुनेगी, और फाइनली जो उसका मतलब एक लीगल तरीके का जो मतलब सिनेरियो बनेगा उसके बेस पे आपको छोड़ा जा सकता है। ओके, तो ये हो गया आपका हैबियस कॉर्पस, यानी जब भी किसी इंसान को इलीगली डिटेन किया जाएगा तो वो आपको बचाने का काम कौन करेगा? हैबियस कॉर्पस। अब हम लोग बात करते हैं मैंडेमस की। इसमें क्या होता है बेसिकली, अगर इसको देखा जाए तो इसके द्वारा आप किसी पब्लिक ऑफिशियल को उसकी पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने पुलिस का केस लिया था हैबियस कॉर्पस में, मैं वही बात यहाँ पे भी ले रहा हूँ। इसमें क्या होता है मैंडेमस में, बेसिकली कोर्ट पब्लिक ऑफिशियल यानी पुलिस से ये सवाल कह सकता है कि ये सवाल कर सकता है बेसिकली कि आप अपनी पब्लिक ड्यूटी यानी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल या गवर्नमेंट जो काम है उस चीज़ को आप प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो ठीक बात है, नहीं कर रहे हैं तो आपको मतलब वहाँ पे डांट ही पड़ेगी बेसिकली। तो कोर्ट द्वारा आपको आदेश दिया जा सकता है कि आप अपनी ड्यूटी को अगर प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी ड्यूटी को छोड़ दीजिए सिंपली। तो ये मैंडेमस हमें ये प्रोवाइड करता है बेसिकली। इसमें यही कहा गया है कि जो कोर्ट होते हैं, हायर कोर्ट जैसे हाई कोर्ट हो गया या सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे की कोर्ट आपको ये रिट वहाँ पे फाइल करने का अधिकार नहीं होता है। ये इस हमारे देश के ऊपरी जो कोर्ट है यानी सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट, उन्हीं के पास ये अधिकार होता है। तो बेसिकली मैंडेमस के तहत कोर्ट पब्लिक ऑफिशियल को उनकी पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए कह सकता है। अगर हम लोग बात करें सर्टियोरारी की, तो सर्टियोरारी में क्या होता है, इसमें जो हायर कोर्ट होता है ना, सुप्रीम कोर्ट हो गया चाहे हाई कोर्ट हो गया, वो लोअर कोर्ट को कमांड दे सकते हैं कि वो अपने रिकॉर्ड को इन्हें यानी हायर कोर्ट को सबमिट करें रिव्यू के लिए। तो बेसिकली रिव्यू क्यों करेंगे, किस चीज़ का रिव्यू करेगी हायर कोर्ट? हायर कोर्ट ये देखेगी कि कहीं लोअर कोर्ट का जो जजमेंट है वो कहीं इलीगल तो नहीं है। तो बेसिकली जो लोअर कोर्ट के जजमेंट होते हैं उसको इलीगल घोषित करने का जो पावर होता है ऊपर वाली कोर्ट के पास होता है, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। तो जो ऊपर वाली यानी हायर कोर्ट है वो ये डिसाइड करेगी या वो ये देखेगी कि जो लोअर कोर्ट अपना काम किया है वो कहीं इलीगल तो नहीं है, किसी बंदे को गलत तरीके से अपने जजमेंट के थ्रू फंसा तो नहीं दिया है। ओके, तो अगर किसी कोर्ट ने जजमेंट सुना दिया है और उसे जजमेंट को इफेक्ट लाने से आपको रोकना है तो आप सर्टियोरारी रिट को फाइल कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रोहिबिशन की। प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध। ये कब किया जाता है? तो ये तब यूज किया जाता है जब लोअर कोर्ट अपने जजमेंट को अनाउंस ना किया हो। यानी सर्टियोरारी, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ। सर्टियोरारी और प्रोहिबिशन में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, ऑलमोस्ट माइनर, बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस है, लगभग ये इक्वल होते हैं, बट थोड़ा सा जो डिफरेंस है मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। प्रोहिबिशन तब यूज किया जाता है जब लोअर कोर्ट अपनी जजमेंट को अनाउंस ना किया हो। ओके, कहने का मतलब है कि जब लोअर कोर्ट जहाँ पे आप दलील दिए हैं वो आपके जजमेंट को अनाउंस ना किया हो तब आप प्रोहिबिशन की केस को लगाते हैं, प्रोहिबिशन रिट को फाइल करते हैं। लेकिन जब वो लोअर कोर्ट जो है वो जजमेंट को अपने अनाउंस कर दिया है और वो इलीगल है तो आप सर्टियोरारी के रिट को फाइल कर सकते हैं। ओके, ये थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। तो अगर आपको किसी भी कोर्ट के जजमेंट को प्रोनाउंस करने से रोकना है तो आप प्रोहिबिशन को लगाएंगे। लेकिन जब अगर कोई कोर्ट जजमेंट सुना दिया है और उस जजमेंट के इफेक्ट को आप सामने लाने से आपको रोकना है तब आप सर्टियोरारी के केस को लगाएंगे। ओके,
मैं उम्मीद करता हूँ ये माइनर जो पॉइंट है आप समझ पा रहे होंगे। जैसे ही वो जजमेंट सुना देते हैं वो इलीगल हो तब भी आप सर्टिलिटी को यूज कर सकते हैं, बट वही है कि जजमेंट आने से पहले उसको रोक दिया जाए तो आप प्रोहिबिशन वाले रेट को फाइल करेंगे, और जजमेंट आ गया है उसके बाद उस जजमेंट को इलीगल आपको ठहराना है तो आपको सर्टियरारी वाले रेट को फाइल करना होगा। ओके, ये कुछ माइनर जो डिफरेंस था वो मैंने आपको बता दिया। अब फाइनली जो बचा है वो आपका है क्यो वारंटो, यानी बाय व्हाट अथॉरिटी। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इस रिट से कोर्ट किसी पब्लिक ऑफिशियल यानी कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर से ये पूछते हैं कि आपने ये जो पब्लिक ऑफिस कह रहे हैं कि पब्लिक ऑफिस जो आपने चुना है, आज जिस पब्लिक ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, किस अथॉरिटी से आपने ये एज्यूम किया है। अगर उसका टाइटल डिफेक्टिव पाया गया यानी उसका टाइटल गलत पाया गया, इलीगल पाया गया, तो उसे पब्लिक ऑफिस से हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा, यानी वो पब्लिक ऑफिस को उसको छोड़ना पड़ेगा। और क्यो वारंटो की खासियत बात यह है कि इसे कोई भी फाइल कर सकता है, चाहे वो इंडियन हो चाहे फॉरेनर हो, वो क्यो वारंटो आप फाइल कर सकते हैं। तो ये कुछ माइनर जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये थोड़ा बेसिक पॉइंट समझ भी आया होगा। तो अब हम लोग आज के इस पर्टिकुलर जो लेक्चर चल रहा है इसके पहले सवाल की तरफ मूव करते हैं। आज का जो पहला सवाल है स्टूडेंट, ये क्या कहना चाह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो मैंने आपको बताया एक चार्ट के रूप में, तो हैवियस कॉर्पस की बात करें तो उसके सामने जो उसका लिटरल मीनिंग होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, तो ये बात सही है, यानी पहला वाला जो आपको देखने को मिलेगा ये आपका सही है, पहला ऑप्शन। मैंडेमस की बात करें तो ये कह रहा है कि वी कमांड, तो ये भी सही है, तो बिल्कुल सही है। प्रोहिबिशन की बात करें तो इसके सामने लिखा है टू बी सर्टिफाइड, नहीं ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये सर्टियररी का लिटरल मीनिंग है। प्रोहिबिशन का क्या मतलब होता है, टू फॉरबिड, टू फॉरबिड, तो ये आपका गलत हो जाएगा और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि नॉट करेक्टली मैच पूछा है। क्यों वारंटो की बात पूछ रहा है तो ये पूछ रहा है कि बाय व्हाट अथॉरिटी, तो मैंने आपको बताया था कि बाय व्हाट अथॉरिटी। ओके, तो ये भी आपका सही है। तो ये तीनों ए बी और डी आपका सही है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है प्रोहिबिशन जो होता है टू फॉरबिड होता है, यहाँ पे मैच करा दिया है टू बी सर्टिफाइड जो कि होता है सर्टियररी का। तो ये पांचों पॉइंट आप लोग एक जगह नोट कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और ये यूपी पीसीएस के 2019 के एग्जाम में पूछ चुका है। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल का मतलब और जितना मैंने रेट के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट आपको बताया वो आप समझ पा रहे होंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि इन विच पेटिशन, यानी पेटिशन का मतलब होता है याचिका, याचिका। जब भी कोई इंसान कोई पेटिशन फाइल करता है तो अक्सर आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि याचिका फाइल की गई है। ओके, तो इन विच पेटिशन ज्यूडिशरी ऑर्डर्स एग्जीक्यूटिव टू परफॉर्म देयर ड्यूटी। अभी मैंने आपको बताया था कि एक रिट था जो कि जिसका नाम है मैंडेमस, यानी जिसका लिटरल मीनिंग था वीक कमांड। उसमें हम आदेश देते हैं, यानी बेसिकली इसमें हायर कोर्ट जो होता है लोअर कोर्ट को आदेश देता है, लोअर मतलब जो अधिकारी होते हैं उनको आदेश देता है कि वो बेसिकली अपने काम को प्रॉपर एक कानूनी तरीके से करें। ओके, तो ये किस किस मतलब रिट के तहत ये जुडिशरी ऑर्डर दे सकता है, तो ये मैंडेमस के तहत कर सकता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मैंने इसके बारे में डिटेल बता दिया, यहाँ पे वापस वही चीज़ रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, औचित्य नहीं बनता है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप बिल्कुल कमेंट में जाके मुझे कहिएगा, मैं वापस इस चीज़ को और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इसको डिस्कस कर रखा है तो यहाँ पे रिपीट मैं उतना नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इन चारों में से कौन सा करेक्टली मैच नहीं। एक तरफ आपको फंडामेंटल राइट दे रखा है, दूसरी तरफ आर्टिकल से मैच कराने की बात कर रहा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी अस्पृश्यता यानी छुआछूत की बात कर रहा है कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में बात करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, मैंने ये चीज़ आपको कई बार रिपीट कर करके बताई है और मैं यहाँ पे उस चीज़ को रिपीट नहीं कर रहा हूँ। प्रोटेक्शन, ऑप्शन भी क्या कह रहा है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन की बात कर रहा है। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन मतलब अरेस्ट एंड डिटेंशन की बात जो होती है ये आर्टिकल 22 कहता है, आर्टिकल 22 ना कि 23। तो ये आपका जो है वो गलत हो जाएगा और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात कीजिए तो ये आर्टिकल 25 कहता है, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात करें तो आर्टिकल 29 कह रहा है, ये भी बात बिल्कुल सही है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन की जो बात है वो आर्टिकल 22 कहता है, ना कि 23। अगले सवाल पे मूव करते हैं।
यहाँ पे भी कुछ मैचिंग की बात कर रहा है, दो लिस्ट दे रखा है, आपसे मैच करवाने की बात कर रहा है। तो एक तरफ लिस्ट वन में कुछ मतलब आप कह लीजिए कि फंडामेंटल राइट्स के जो प्रोविजंस हैं उनकी बात कर रहा है, और उसके सामने जो आर्टिकल्स दे रखे हैं उनको मैच कराने की बात कर रहा है। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स जो है ये आर्टिकल 18 में कहा गया है। आर्टिकल 18 पहले हम लोग इसी को मैच करा देते हैं। एबॉलिशन ऑफ टाइटल 18 में कहा गया, तो 1 का 3 हो गया, तो 1 का 3 आपको इसमें देखने को मिलेगा, बी और सी आपका चला गया। अब हम लोग बात करते हैं फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स की बात करें, तो ये आर्टिकल 26 इसकी बात करता है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ओके, तो ये आर्टिकल 26 यानी बी का 4 होगा। बी यहाँ पे 2 दिया है, ये तो नहीं होगा, ये होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपको ये नहीं पता होता, एबॉलिशन ऑफ टाइटल आपको पता होता, या आपको सिर्फ ये राइट टू एजुकेशन ऑप्शन नंबर डी में जो दे रखा है इसको अगर पता होता, तो आप अगर इसको आर्टिकल 21A से मैच करा देते, तो अगर आप देख पा रहे होंगे डी का 2 एक ही जगह है, तब भी आप आंसर तक आसानी से पहुँच सकते थे। और यहाँ पे सी में क्या मैच कराने की बात कर रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज ऑफ माइनॉरिटीज़ की अगर हम लोग बात करें, तो ये बेसिकली माइनॉरिटीज़ जब भी आएगा वो या तो आर्टिकल 29 होगा या तो आर्टिकल 30 होगा। आप माइनॉरिटीज़ के बारे में थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, वो आर्टिकल 29 और 30 होता है। स्पेसिफिकली अगर देखें तो माइनॉरिटीज़ के बारे में बात करता है, तो ये आपका प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज ऑफ माइनॉरिटीज़ की जो बात है वो बेसिकली आर्टिकल 29 इस बात को देखता है। और राइट टू एजुकेशन की मैंने बताया है, कई बार बताया है कि आर्टिकल 21A के तहत इसको मेंशन किया गया है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के तहत इसको इंसर्ट कराया गया था फंडामेंटल राइट में। और ये जो राइट टू एजुकेशन है ये बेसिकली एक तरीके का फंडामेंटल राइट है, और ये आर्टिकल 45 में डीपीएसपी के केस में आप देख पाएंगे, और आर्टिकल 51A में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की केस में भी आप देख पाएंगे। ओके, ये तीनों जगह जो है ये आर्टिकल आप कह लीजिए मतलब अमेंडमेंट जो 86 है उसी के तहत इसको इंसर्ट कराया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे लिस्ट दे रखा है, उसको मैच कराने की बात कर रहा है। ओके, तो पहले लिस्ट में क्या दे रखा है, कुछ प्रोविजंस दे रखा है, सामने उसके केस से संबंधित है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर हम लोग बात करें तो ये मिनर्वा मिल्क केस से संबंधित तो नहीं है। आर्टिकल 23 की बात करें, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो आर्टिकल है वो एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51A, ना कि आर्टिकल 23। तो ए और 1 और 2 से तो मैच नहीं करने वाला। आर्टिकल 3 क्या करें, 42वां अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बिल्कुल ये सही पॉइंट है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत इंसर्ट कराया गया था। और इसको रिकमेंड किसने किया था, तो एक कमेटी ने किया था जिसका नाम है स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा ये रिकमेंड किया गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंसर्ट कराने की बात कही गई थी, जो कि 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको इंसर्ट भी करा दिया गया था। तो ओके, तो अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अगर हम लोग 1 को इससे मैच करा दें 42वें संविधान संशोधन से, तो 1 का 3 अगर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही आ रहा है और ए है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा। बाकी भी देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि एक ही हमारा सिर्फ मकसद ये नहीं कि हम सिर्फ एग्जाम के PYQs को सॉल्व करते चले और आप देख लें, क्योंकि ये तो आप खुद से भी कर सकते हैं। जो इसमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं थोड़ा उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इधर क्या कह रहा है, इधर पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। ये बात बिल्कुल सही है कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकता है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये बात कही गई थी बेसिकली केशवानंद भारती केस में। यहाँ पे एक चीज़ आपको कन्फ्यूजन होगा कि ये जो ऑप्शन सी में कह रहा है कि डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये बात जो है ये 13 जजों की बेंच ने केशवानंद भारती केस में इस बात को हेयरिंग किया था, लेकिन इस चीज़ को फाइनली अप्रूव किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिनर्वा मिल्क केस में। ओके, जो कि 1980 में ये आया था। और केशवानंद भारती केस जो है इसका ईयर भी आप ध्यान रखिएगा 1973 में। कभी कभी एग्जाम में केस देखिए उसके ईयर को मैच कराने की बात कर देता है। ओके, तो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की बात को अगर देखा जाए तो ये बेसिकली किस केस में इसको अनुमोदित यानी बेसिकली आप अप्रूव करने की बात कही गई थी, तो ये आपका मिनर्वा मिल्क केस में हुआ। तो सी का अगर देखिए 1 से मैच करा दीजिए, तो ये भी आप मैच करा पा रहे होंगे। लास्ट क्या दे रखा है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स की अगर हम लोग बात करें तो ये आर्टिकल 23 इस चीज़ की बात करता है। तो जो मोटे तौर पे मैंने आपको बताने की कोशिश किया और ये आपको समझ भी आ रहा होगा, ऐसा मेरी उम्मीद है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी ये उच्चतम न्यायालय की बात कर रहा है, हैज़ प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर
ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ऑफ द केसेस। ओके, तो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की जो बात है वो केशवानंद भारती केस में आपको देखने को मिला था। यानी कहने का मतलब यह है कि संविधान की जो मूल संरचना का सिद्धांत है, यानी डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की बात है, सुप्रीम कोर्ट के बहुमत के फैसले के कारण विकसित हुआ, जो कि एक ऐतिहासिक मामले यानी केशवानंद भारती केस में ये आपको देखने को मिलेगा। ये केस कब हुआ था? तो 1973 में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन एक पॉइंट और आप ध्यान रखिएगा कि जिसे मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के मामले में अनुमोदित यानी अप्रूव कर दिया गया था। इस केस को मतलब बेसिकली हियरिंग जो हुई थी, इस केस के फैसले को लाया गया था केशवानंद भारती केस में, और इस चीज़ को अप्रूवल कब मिला था? तो ये मिला था मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 के केस में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आज के इतिहास में अगर देखा जाए, भारतीय संसद के भारतीय कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में देखा जाए तो केशवानंद भारती ही वो केस है जिसमें 13 जजों की बेंच ने इस चीज़ को मतलब क्लैरिफाई किया था। तो ये बहुत ही आज के इतिहास की सबसे लंबी जो आप कह लीजिए कि पैनल या पीठ बैठी थी, वो 13 जजों की थी। वो कौन सा केस था? तो केशवानंद भारती वर्सेस केरला स्टेट वाला केस था, जो कि 1973 में आया था। तो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की जो बात कही गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो केशवानंद भारती केस में ही कही गई थी। लेकिन इस चीज़ को अप्रूवल कब मिला था? तो ये मिनर्वा मिल्स केस 1980 में इस चीज़ को मिला था। तो इसका करेक्ट, इस पर्टिकुलर सवाल का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कन्फ्यूजन की अगर कोई बात होगी तो आप मुझे बिल्कुल बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पास मतलब आपको कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा होगा, लेकिन अगर आप कन्फ्यूज कर रहे होंगे तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये केशवानंद भारती केस का और डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का एक बहुत ही पुराना रिश्ता रहा है। एक मतलब बेसिकली जो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है वो केशवानंद भारती केस के तहत ही सुप्रीम कोर्ट ने विकसित किया था इस चीज़ को। लेकिन मैं वापस रिपीट कर दे रहा हूँ कि लेकिन इसको फाइनल अप्रूवल मिनर्वा मिल केस के दौरान मिला था, जो कि 1980 केस में हुआ है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कौन सा इसमें गलत है, वो उसके बारे में पूछ रहा है। तो 4 स्टेटमेंट दे रखा है, उसी में आपको आइडेंटिफाई करना है। तो पहला क्या कह रहा है कि पार्ट 3 ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड अपॉन द बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूएसए। ये सवाल हम लोगों ने पिछले लेक्चरों के दौरान इसको किया है। तो जो यूएसए में बिल ऑफ राइट्स है वो भारत में फंडामेंटल राइट के बेस पर ही है। यानी कहने का मतलब है कि जो यूएसए का बिल ऑफ राइट्स है वो फंडामेंटल राइट हम लोगों ने वहीं से बारो किया है, और जो कि हमारे पार्ट 3 में इसको मेंशन किया गया है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन सवाल पूछा क्या है, कौन सा गलत है? ये सही है। तो राइट टू डाई, ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट बी की तरफ चलते हैं। राइट टू डाई यानी अगर ये मरने का जो अधिकार है वो इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात बिल्कुल गलत है। कहने का मतलब ये है कि राइट टू डाई जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, जो कि अंडर आर्टिकल में ये स्टेटमेंट कह रहा है, अंडर आर्टिकल 21 के तहत नहीं। ये गलत स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंप्लीट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का स्टेटमेंट दे रखा है, कंप्लीट नहीं है ये बेसिकली एक क्वासी फेडरल है, यानी जो अर्ध संघी हो गया, क्वासी फेडरल है, ना कि ये कंप्लीट फेडरल है। जो भारतीय संविधान है वो एक तरीके का क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है, ना कि कंप्लीट फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा कि जो सेंटर होगा और स्टेट होगा, दोनों को संविधान के द्वारा पावर दी गई है, ना कि ऐसा नहीं है कि संविधान मतलब सेंटर के पास ही टोटल पावर है, स्टेट के पास कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान जो है वो सेंटर को भी पावर देती है और स्टेट्स को भी पावर देती है। वो अपने अपने पावर को कहाँ से डिराइव करते हैं? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से करते हैं। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिए। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? फेडरल स्ट्रक्चर, यानी संघीय ढांचा। तो सी जो है वो भी आपका गलत है। स्टेटमेंट डी क्या कह रहा है कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी रिमूव्ड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड कर रखा है कि जो फंडामेंटल राइट है वो सिर्फ और सिर्फ अमेंड किया जा सकता है। इट कैन बी अमेंडेड, यानी फंडामेंटल राइट की अगर हम लोग बात करें, इट कैन बी अमेंडेड बट नॉट रिमूव्ड, यानी जो हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स है वो अमेंड किया जा सकता है, लेकिन वो रिमूव नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि यह भारतीय संविधान के मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। ओके, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इट कैन नॉट बी रिमूव। तो आपका बी, सी और डी जो है वो आपका जो है गलत है। और पूछा क्या है कि कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूछा है कौन सा इनकरेक्ट है। ओके, जबकि स्टेटमेंट 1 जो है आपका वो सही है। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि राइट टू प्रॉपर्टी इज अ, यानी राइट टू प्रॉपर्टी, मैंने आपको इस फंडामेंटल राइट के पहले वाले पार्ट में ही ये मतलब डिटेल में बता दिया था कि राइट टू प्रॉपर्टी जब हमारा संविधान बना था तो उस समय ये फंडामेंटल राइट था, लेकिन इसे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत इसको रिमूव कर दिया गया और इसे फाइनली एक लीगल या एक तरीके से आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कह लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, या इसे एक तरीके का आप स्टैट्यूटरी राइट भी कह सकते हैं, घोषित कर दिया गया। कहने का मतलब यह है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो आज के केस में अगर देखा जाए तो ये एक तरीके का लीगल राइट है, या एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, या यही एक तरीके का स्टैट्यूटरी राइट है। ओके, तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है वैधानिक, लीगल का मतलब होता है कानूनी। ओके, तो बेसिकली ये तीनों राइट में से कोई भी अगर आपके सामने ऑप्शन आएगा तो आप सही उसको लगा देंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो राइट टू प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल राइट नहीं है। ये जब संविधान बना था उस समय तो था, लेकिन आज के समय में ये फंडामेंटल राइट नहीं है। इट इज़ अ नेचुरल राइट, नहीं ये भी नहीं है। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी राइट, ये बिल्कुल सही है। इट इज़ अ लीगल राइट, ये भी सही है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपके पास दो ऑप्शन करेक्ट मिलेंगे यहाँ पे, सी और डी। इसका करेक्ट आंसर की अगर हम लोग बात करें तो सी एंड डी बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। अब हम लोग थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि स्टैट्यूटरी राइट और लीगल राइट होता क्या है। तो स्टैट्यूटरी राइट जो होता है, जिसे हम लोग वैधानिक अधिकार बोलते हैं, वो ऐसा अधिकार होता है जो किसी व्यक्ति को किसी कानून के द्वारा दिया जा सकता है। ओके, कहने का मतलब ये है कि जो स्टैट्यूटरी राइट होता है ये या तो हमारे देश की पार्लियामेंट बनाएगी, या तो स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडल जो होते हैं उनके द्वारा कानून जो होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, ना कि ये संवैधानिक है। यानी हमारे संविधान के द्वारा जो राइट होते हैं वो स्टैट्यूटरी राइट के अंतर्गत नहीं आते। वो एक तरीके का फंडामेंटल राइट जो है वो वहाँ पे आ जाएगा, या वहाँ पे एक लीगल राइट जो होगा वो बेसिकली इसमें नहीं आएगा। ओके, तो स्टैट्यूटरी राइट जो होता है वो आर्टिफिशियली नहीं, मतलब माफ़ कीजिएगा, ये संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कानून होता है। और जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग देखें स्टैट्यूटरी राइट के बारे में, तो ये बेसिकली आपका हो जाएगा जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई एक्ट जो है 2005 का, वो एक तरीके का क्या है, स्टैट्यूटरी राइट है। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2019 का, ये भी एक तरीके का स्टैट्यूटरी राइट है। ऑप्शन तीसरे एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो आरपीए एक्ट होता है, आरपीए एक्ट, ये 1951 में लाया गया था। इसका फुल फॉर्म है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951। तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एक तरीके के स्टैट्यूटरी राइट हैं। ओके, तो मैंने सिंपली आपको ये बताया कि स्टैट्यूटरी राइट जो होते हैं वो किसी व्यक्ति या किसी संविधान, मतलब आप कह लीजिए कि संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए हैं। ये पार्लियामेंट मतलब माफ़ कीजिएगा, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मिले हुए राइट नहीं होते। ओके, कहने का मतलब यह है कि यह संविधान में सीधे नहीं लिखे होते हैं, ये साधारण कानून से दिए जाते हैं, यानी साधारण कानून के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये बनाता कौन है, या तो हमारी पार्लियामेंट, हमारी संसद बनाएगी, या तो हमारा राज्य विधानमंडल बनाएगा। संसद इन्हें संशोधित या समाप्त कर सकता है, यानी पार्लियामेंट के पास ये पावर जरूर है कि इसको ये या तो उसको अमेंड कर सकता है या उसे रिमूव कर सकता है। और रही बात लीगल राइट की, तो लीगल राइट वह अधिकार होते हैं जिसे कानून यानी लॉ मान्यता देता है और जिसकी सुरक्षा न्यायालय यानी जुडिशरी हमारी करती है। लीगल राइट के बारे में अगर बात किया जाए तो ये भी हमारे संसद में नहीं मिले होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर लीगल राइट्स की बात किया जाए तो ये कई तरीके के होते हैं। जैसे कि आप मानिए जो अभी हम लोगों ने देखा कि स्टैट्यूटरी राइट जो होता है वो भी एक तरीके का लीगल राइट होता है या फंडामेंटल राइट होता है। लेकिन एक पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ऑल फंडामेंटल राइट्स आर लीगल राइट, ये स्टेटमेंट आप ध्यान रखिएगा। ऑल फंडामेंटल राइट्स आर लीगल राइट्स, बट ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, मैं यहाँ पे जोर दे के कह रहा हूँ, बट ऑल लीगल राइट्स आर नॉट फंडामेंटल राइट। ऑल लीगल राइट्स आर नॉट
फंडामेंटल राइट्स। ओके, कहने का मतलब जो है वो लीगल राइट जो है वो फंडामेंटल, सभी फंडामेंटल राइट जो है वो लीगल राइट तो हैं, लेकिन सभी लीगल राइट जो है वो फंडामेंटल राइट है नहीं, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ओके, तो जो मैंने ये बताया ये स्टेटमेंट आप ध्यान में रखिएगा, आपके अगर एग्जाम में कभी इन फ्यूचर आपके सामने ऐसे सवाल देखने को मिलेगा तो आप आसानी से उस सवाल को टैकल कर सकते हैं। ओके, लीगल राइट की अगर एग्जांपल की हम लोग बात करें, लीगल राइट की एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो जैसे राइट टू प्रॉपर्टी जो आज के समय में देखा जाए तो आर्टिकल 300A के तहत मेंशन किया गया है वो हो गया, या अनुबंध जिसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं उसको लागू करवाने का जो अधिकार है वो भी एक तरीके का क्या है, लीगल राइट है। या जो कंज्यूमर होते हैं वो अपनी शिकायत जो करते हैं उनको शिकायत करने का जो अधिकार उन्हें मिला है वो भी एक तरीके का क्या, लीगल राइट है। तो राइट टू प्रॉपर्टी की बात किया जाए तो आज के समय में ये स्टैट्यूटरी राइट और इसके साथ साथ ये लीगल राइट दोनों के केस में या दोनों के कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा। यही रीजन है कि इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है स्टूडेंट कि बाई विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द राइट टू प्रॉपर्टी बीन ओमिटेड, यानी समाप्त कर दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था, हटा दिया गया था। तो मैंने कई बार आपको बताया कि राइट टू प्रॉपर्टी जो कि एक शुरुआत में जब हमारा संविधान बना था उस समय एक फंडामेंटल राइट था, इसे 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में इसको रिमूव कर दिया गया था और आज के समय में इसे आर्टिकल 300A के तहत मेंशन कर दिया गया है जो कि भाग 12 में है, पार्ट 12 में है। ओके, ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये किस राइट टू प्रॉपर्टी किस संविधान संशोधन के तहत आपका ओमिट कर दिया गया था या रिमूव कर दिया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 44वें संविधान संशोधन के तहत। अगले सवाल पे मूव करते हैं। ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैंने इस लेक्चर के यानी फंडामेंटल राइट के पार्ट 1 में ही इसके बारे में डिटेल बता चुका हूं मैं कि जब भारतीय संविधान बना था तो उस समय भारत के संविधान में 7 फंडामेंटल राइट थे, उसमें से एक फंडामेंटल राइट जो कि राइट टू प्रॉपर्टी था उसको ओमिट कर दिया गया था। अभी पिछले ही सवाल में हम लोगों ने इस बात को देखा। तो इसके बाद आगे चल करके आज के समय में टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा है जो फंडामेंटल राइट वो संविधान के द्वारा नहीं दिया जाता। तो राइट टू इक्वलिटी की अगर हम लोग बात करें तो ये आर्टिकल 14 से लेके 18 तक इसकी बात की गई है हमारे फंडामेंटल राइट्स में। राइट टू प्रोटेस्ट की बात किया जाए तो ये नहीं मिलेगा क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट में इंक्लूड नहीं है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की अगर हम लोग बात करें तो ये आर्टिकल 23 एंड 24 इसकी बात करता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की अगर हम लोग बात करें तो ये आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक इसकी बात होती है, यानी 25, 26, 27, 28 ये 4 आर्टिकल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो हमारे इन 6 फंडामेंटल राइट में मेंशन नहीं किया गया है, जबकि आर्टिकल 19 में इसकी बात तो की गई है कि राइट टू प्रोटेस्ट इन पीसफुली मैनर, बट ये डायरेक्टली हमारे संविधान के राइट की कैटेगरी में नहीं है, ये आर्टिकल 19 में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट टू प्रोटेस्ट जो है हमारे संविधान के द्वारा उन 6 फंडामेंटल राइट में नहीं मेंशन किया गया जो मैंने आपको बता चुका हूं मैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज नॉट अवेलेबल टू फॉरेन सिटीजन, यानी कहने का मतलब है कि वो कौन सा फंडामेंटल राइट है जो सिर्फ और सिर्फ हमें मिला है, हमारे इंडियन नागरिक इंडियन सिटीजन को ही मिलता है। तो इंडियन सिटीजन को मिलने वाला जो फंडामेंटल राइट्स है वो मैंने आपको बताया है कि 5 है। 5 जो आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, 5 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही मिलते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, तो आर्टिकल आपका 15 हो गया, आर्टिकल आपका 16 हो गया, आर्टिकल आपका 19 हो गया, आर्टिकल आपका 29 हो गया और आर्टिकल आपका 30 हो गया। ये 5 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिलते हैं, ना कि किसी फॉरेनर को मिलते हैं। लेकिन उन आर्टिकल्स की भी मैं यहीं पे बात कर लेता हूं जो कि सिटीजन और फॉरेनर दोनों को मिलते हैं, यानी यहाँ पे मैं राइट साइड मेंशन कर दे रहा हूं सिटीजन्स प्लस फॉरेनर्स को कौन कौन से जो आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आर्टिकल 14 हो जाएगा, आर्टिकल 20 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21A हो जाएगा, 22 हो जाएगा,
22 के अलावा अगर हम लोग बात करें तो 23 हो जाएगा और 24 हो जाएगा, जो कि ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है। इसके अलावा 25 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 27 हो जाएगा और 28 हो जाएगा। ये चारों मिलके राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं। तो इतने राइट जो आपको देखने को मिल रहे हैं ये बेसिकली सिटीजन प्लस फॉरेनर्स को मिलते हैं। बाकी जो लेफ्ट साइड मैंने आपको 5 आर्टिकल बताया 15, 16, 19, 29 और 30, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिलेंगे। यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गया, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ कि सिटीजन तो ठीक है, फॉरेनर भी ठीक है, लेकिन एक्सक्लूडिंग जस्ट अ मिनट, हाँ, एक्सक्लूडिंग इनेमी एलियंस। कहने का मतलब है जो दुश्मन लोग हैं वो उनको यहाँ पे एक्सक्लूड किया जाता है, उनको कोई भी राइट नहीं मिलता है। ओके, यानी कोई विदेशी आया वो इंडिया में रह रहा है, बिल्कुल उसको ये राइट मिलेंगे। ये जितना भी आर्टिकल मैंने मेंशन किया उनको ये अधिकार है यहाँ पे रहने के लिए, हर चीज़ करने के लिए। लेकिन जो इनेमी एलियंस होते हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, जैसे कई देशों से जो आके यहाँ पे मतलब किसी मतलब गलत पर्पज़ से इंडिया में दाखिल हो गए हैं, उनको ये राइट बिल्कुल नहीं मिलता है। ओके, तो सवाल क्या कह रहा है स्टूडेंट, हम लोग सवाल पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज नॉट अवेलेबल टू फॉरेन सिटीजन। तो कौन कौन सा है जो फॉरेन सिटीजन को आपको नहीं, इनमें से कौन सा है जो कि फॉरेन सिटीजन को आपको नहीं मिलेगा। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ की अगर हम लोग बात करें तो ये आर्टिकल 14 इसकी बात करता है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ की अगर हम लोग बात करें तो ये आर्टिकल 14 इसकी बात करता है। इसके अलावा राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसकी अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ये हमारे संविधान में आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में कहा गया है, माफ़ कीजिएगा 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में कहा गया है। ओके, तो ये बात तो आर्टिकल 19 की कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 19 कहाँ पे मेंशन किया गया, 19 यहाँ पे है, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडियन सिटीजन को मिलता है। लेकिन सवाल क्या पूछा है कि कौन सा फॉरेन सिटीजन को अवेलेबल नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है यही होगा जो कि फॉरेन सिटीजन को अवेलेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही मिला हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट टू फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी की अगर हम लोग बात करें तो ये बेसिकली देखा जाए तो ये आर्टिकल यहाँ पे मैं मेंशन कर ही दे रहा हूँ, आर्टिकल 21 इसकी बात करता है। आर्टिकल 21 ऑप्शन नंबर सी को मेंशन करता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की अगर हम लोग बात करें तो ये आर्टिकल, 2 आर्टिकल इसमें मेंशन किए गए हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 जो है वो इसकी बात करता है। तो बेसिकली ये जितने भी हैं यानी ए, सी एंड डी जो हैं ये फॉरेन सिटीजन को मिले हुए हैं, लेकिन आर्टिकल बी जो है वो फॉरेन सिटीजन को नहीं मिला है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो फॉरेन सिटीजन को नहीं मिला है, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिला है, जो कि आर्टिकल 19 के तहत आता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और मैंने इसको डिटेल में आपको समझा भी दिया है, जितने भी आर्टिकल मैंने आपको बता दिया उसमें से ये पॉइंट तो आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा कि भारतीय नागरिकों को कौन कौन से आर्टिकल ऐसे हैं जो कि मिलते हैं। तो इसमें यहाँ पे आर्टिकल 16 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 यहाँ पे मिलते हैं। इसमें क्या क्या प्रोविज़न है वो आप थोड़ा सा डिटेल में खुद से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे उतना टाइम नहीं है कि मैं आपको हर एक पॉइंट डिटेल में समझाने की कोशिश करूँ। जितने PYQs आए हैं इसको अगर मैं थियरी के फॉर्म में समझाता तो वहाँ पे मैं आपको जरूर समझाता। यहाँ पे हम लोग सिर्फ अभी PYQs को सॉल्व करने हैं और जितना एक बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है उस चीज़ को मैं जरूर यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगले सवाल पर चलते हैं स्टूडेंट। ये सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट इज अवेलेबल टू ऑल पर्सन्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब है ऑल लिख दिया है। ऑल का मतलब हो गया कि इंडियन सिटीजन प्लस फॉरेनर की बात कर रहा है। फॉरेनर का मतलब ये है कि इसमें से हम लोग इनेमी एलियंस जो है उनको हटा देना है। तो एक एक करके देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की अगर बात किया जाए तो ये आर्टिकल 14 ये इसकी बात करता है पहले ऑप्शन की। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो ये आर्टिकल 15 और 16 इसकी बात करता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की अगर बात करें तो ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए इसकी बात करता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की अगर बात करें तो ये आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 इसकी बात करता है। तो सवाल क्या पूछा है कि कौन सा आर्टिकल है जो कि सभी इंडियन मतलब पर्सन्स को मिलता है भारतीय संविधान के तहत। इसका मतलब है कि हमें उस आर्टिकल को ढूंढना है जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन को मिलता है। तो 15, 16, 19 और 29 और 30 इनमें से अगर इसके अलावा जो होगा वही आपका
मतलब इनमें से कोई एक होगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन कौन सा है? 15, 16, 15, 16 यहाँ पे लिखा हुआ है, 29, 30 यहाँ पे लिखा है, 19 यहाँ लिखा है। इसका मतलब ये है कि सभी नागरिकों को कौन सा मिलेगा? तो ऑप्शन नंबर ए ही तो मिलेगा, क्योंकि यही ऑप्शन बचा है जो कि सभी को मिलेगा। बाकी ये तीनों जो हैं वो आपके सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन को मिलेंगे, क्योंकि 15, 16, 19 और 29 और 30 दे रखा है। तो बाकी यानी बी, सी और डी में जो मेंशन आर्टिकल हैं ये सभी मतलब सिर्फ भारतीयों को मिलेंगे। और जो ऑप्शन ए में मेंशन किया गया है राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर्टिकल 14 के तहत, ये इंडियन के साथ साथ ये विदेशी को भी मिलेंगे, मतलब भारतीयों के साथ साथ ये विदेशी को भी मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आ जाएगा, क्योंकि क्या पूछा है कि सभी नागरिकों को मिले। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट आर नॉट अवेलेबल टू ऑल पर्सन इन इंडिया। यानी अब यहाँ पे स्पेसिफिकली वो पूछा है कि कौन सा है आर्टिकल जो मतलब कौन सा इसमें से प्रोविजंस हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को मिलेंगे। तो जो भी 15, 16, 19, 29 और 30 आर्टिकल में होंगे वही सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को मिलेंगे, और वही आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे इक्वलिटी बिफोर लॉ की अगर बात करें तो ये आर्टिकल 14 में बात किया गया है, और ये अभी पिछले सवाल में हम लोगों ने देखा कि ये भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी मिलता है। तो यानी ये तो नहीं होगा, क्योंकि पूछा है कि नॉट अवेलेबल टू ऑल पर्सन, यानी सिर्फ भारतीयों की बात कर रहा है। तो ए जहाँ पे होगा वो आपका गलत हो जाएगा। तो ये जहाँ पे भी होगा आपका वो गलत हो जाएगा। तो जो बचेगा ऑटोमेटिक वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2, 3, 4 बचे हैं, तो इसका मतलब ये है कि 3 ऑप्शन अगर आपके एलिमिनेट हो गए तो ऑटोमेटिक आपका करेक्ट आंसर भी वही हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो ये आर्टिकल 15 और 16 इसकी बात करता है, जो कि इंडियन को मिलेगा। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री की अगर बात करें तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी में इसकी बात किया गया है। और राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन की अगर बात की है तो ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को ही मिलेगा। तो यानी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 2, 3, 4 जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को मिलेंगे, और जो ऑप्शन नंबर ए मतलब स्टेटमेंट 1 है इक्वलिटी बिफोर लॉ वो भारतीय के साथ साथ विदेशियों को भी मिलेगा। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल कह रहा है कि बॉन्डेड लेबर वॉज एबॉलिश्ड इन इंडिया बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इनेक्टेड इन द ईयर। यानी कहने का मतलब ये है कि बॉन्डेड लेबर जो बंधुआ मजदूरी होती है वो उसको संसद के एक अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था। किस ईयर में किया है वही बेसिकली आपसे पूछना चाह रहा है। तो बंधुआ मजदूरी जो द बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन बिल है वो 1976 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था, और 1976 में ही ये एक एक्ट बन गया था, यानी एक अधिनियम बन गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1976। मैं उस एक्ट को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जिससे आपको ध्यान रहेगा। दी बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन बिल 1976। ये ईयर आप लोग ध्यान रखिएगा, यही ईयर वो सवाल बना के पूछ लिया है 1976। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि द चाइल्ड लेबर वॉज प्रोहिबिटेड इन हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट बाई। यानी चाइल्ड लेबर जो है, बाल श्रम जो है, उसको खतरनाक रोजगारों में प्रतिबंधित यानी प्रोहिबिटेड किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन दिसंबर 10, 1996, यूनाइटेड नेशन चार्टर के द्वारा, या सभी के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन सभी के द्वारा चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिटेड किया गया है खतरनाक रोजगारों में। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 24 है, आर्टिकल 24, वो इस चीज़ को बताता है कि मतलब 14 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं, उम्र के बच्चे जो हैं, मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको किसी भी कारखाने खदानों में काम करने की अनुमति नहीं दी गई है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ ऑन इंडिया 10 दिसंबर 1996। तो बेसिकली एक केस आया था, एक जजमेंट आया था, उसका नाम क्या था? एम सी मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस।
इस केस के तहत मतलब इसमें ये दिखा, मतलब इस केस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट पारित किया था कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको खतरनाक यानी बेसिकली हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में आप नहीं ले सकते, उनको वहाँ पे नहीं उतार सकते, उनको आप काम करने के लिए वहाँ पे अलाउ नहीं कर सकते। और ऑप्शन सी क्या कह रहा है, यूनाइटेड नेशन चार्टर, ये भी बात बिल्कुल सही है कि ये चार्टर जो है ये भी यही चीज़ बात करता है कि बचपन को पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए विशेष सहायता करने का अधिकार आपको देना चाहिए, यानी बच्चों का जो व्यक्तित्व है उनको स्वस्थ वातावरण में विकसित होना चाहिए, ऐसा यूनाइटेड नेशन चार्टर ने कहा था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में ये बात को कहा गया है। अगला सवाल क्या कह रहा है देख लेते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक एक करके देखते हैं ऑप्शन क्या कहना चाह रहा है कि राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट सिटीजन। राइट का मतलब होता है अधिकार, अधिकार यानी आपका क्या राइट है, आपका क्या अधिकार है। तो पहला स्टेटमेंट, पहला ऑप्शन ये कहना चाह रहा है कि अधिकार जो है वो राज्य के नागरिकों के विरुद्ध दावे हैं, ऐसी बात होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती है। दूसरा क्या कह रहा है, राइट्स आर प्रिविलेजेस विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट, यानी अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो राज्य के संविधान, राज्य का कोई संविधान होता ही नहीं है, स्टेट अगर इंडिया की बात किया जाए तो बात सही है, लेकिन ऐसे अधिकार नहीं होते जो कि राज्य के संविधान में निहित है, ऐसी बात नहीं है, ये गलत हो जाएगा। स्टेट ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि राइट्स आर क्लेम्स ऑफ सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट, यानी अधिकार जो है वो नागरिकों के राज्य के विरुद्ध दावे हैं, ये बात सही हो सकती है। तो कुछ ये मिलता जुलता, ये मतलब ये करेक्ट लग रहा है, यानी कहने का मतलब है जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा कि राइट जो होता है क्लेम्स ऑफ सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट होता है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि राइट्स आर प्रिविलेजेज ऑफ फ्यू सिटीजन्स अगेंस्ट द मैनी, यानी कहने का मतलब है अधिकार कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार है जो अधिकांश नागरिकों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, ऐसा नहीं है। राइट्स वो होते हैं जो सभी नागरिकों को मिलते हैं, किसी स्पेसिफिक यानी किसी डिस्क्रिमिनेशन की बात वहाँ पे नहीं की जा सकती है, वो सभी के लिए समान हो सकते हैं। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन डी तो ऑटोमेटिक चला जाएगा, ऑप्शन बी भी चला जाएगा, ऑप्शन सी आपका बचेगा कि राइट जो होते हैं, जो अधिकार होते हैं वो राज्य की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाते हैं। ओके, यानी ये राज्य की कार्रवाई के विरुद्ध हमें गारंटी प्रदान करते हैं। अगर इस प्रकार देखा जाए तो जो अधिकार है, राइट्स हैं, वो बेसिकली क्लेम्स हैं किसके, मतलब नागरिकों के, किसके खिलाफ, स्टेट के खिलाफ, यानी राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट। यहाँ पे दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट को मैं ब्रेक कर दे रहा हूँ, क्लेम्स ऑफ द सिटीजन एंड अगेंस्ट द स्टेट। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों फंडामेंटल राइट का जो चैप्टर है आज यहाँ पे ख़त्म हो गया है। आगे वाले जो लेक्चर आएंगे, आने वाले लेक्चर जो है वो आपको, अब हम लोग डीपीएसपी के पीवाईक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये जो कि मेंशन किया गया है आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक। तो उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी। ओके, और मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, और वहाँ पे हम लोग डीपीएसपी के सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग यहाँ तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।